Assalamualaikum viewers, welcome to Zamzam Capital's interview series. Today again with our Sharia scholar and globally renowned Islamic scholar Mufti Ibrahim Isa Saad. Welcome to the show. खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आज आपसे सवाल गोल्ड और सिल्वर के जो बुलियन कहलाता है उसके सिलसिले में है और हम खास तौर पे डिजिटल गोल्ड के ऊपर सवाल करना चाह रहे हैं। अभी जो रेगुलर इन्वेस्टर है जो गोल्ड खरीदना चाहता है, गोल्ड या सिल्वर, जाहिर बात है वो फिजिकल खरीद के अपने घर में या अपने बैंक के लॉकर में रख सकता है, इसकी तो पूरी इजाज़त है। लेकिन अभी मार्केट में 2-3 अलग किस्म के और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें से एक के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, उसका नाम है डिजिटल गोल्ड। जो दूसरे हैं जैसे गोल्ड ईटीएफ है और एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हुकूमत की तरफ से बॉन्ड है जिस पे इंटरेस्ट मिलता है। और गोल्ड ईटीएफ से क्योंकि उसमें सूदी इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं, तो ये तो गैर शरई है, इनके बारे में सवाल नहीं करना चाह रहा। लेकिन डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ऑनलाइन गोल्ड को खरीद कर सकते हैं, ₹10 से ₹100 से मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन परचेस करते हैं उसको, तो आपके नाम पे जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको सोना बेचता है या चाँदी बेचता है और उसी सोना को वो खरीदता भी है और आपके नाम से वो यानी वो सोना खरीद के स्टोरेज में रखता है और अगर आप जब चाहें, अगर आप उसकी डिलीवरी चाहते हैं, तो वो आपको डिलीवरी भी करेगा। कुछ मुख्तसर उसका खर्चा होगा डिलीवरी का, तो ये भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक एजेंट के तौर पे वो आपके लिए वो ये सोना या चांदी आपके लिए स्टोर करते हैं वो। तो मुझे आपसे ये सवाल है कि क्या ये शरअन दुरुस्त है? क्योंकि इसमें कई चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है और जो बेशरफ़ के कवानीन हैं और जो एक मजलिस में सोना या चांदी को खरीदना है वग़ैरह, इन सब को सामने रखते हुए क्या हमारे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ये डिजिटल गोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सहूलतें हैं अगर ये शरअन इजाज़त है, क्योंकि इसमें ना स्टोरेज की परेशानी है, ना जाके खुद फिज़िकल उसको खरीद के अपने यहाँ रखना है, ना उसकी चोरी का भी कोई डर है। हाँ, और एक बात ये है कि ये इंश्योर होता है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये ये सब्सक्राइबर्स के यानी जो कस्टमर्स की तरफ से सोना को इंश्योर करता है। तो क्योंकि इंश्योरेंस भी शरअन दुरुस्त नहीं है, तो ये भी एक सवाल है इस सिलसिले में, तो अगर आप इसके ऊपर रोशनी डालें तो बहुत मेहरबानी होगी। ज़रूर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गोल्ड है, तो गोल्ड का हुक्म ये है कि गोल्ड खरीदने के बाद उस पे कब्ज़ा हासिल करना ज़रूरी है। कब्ज़ा हासिल करने की 2 सूरतें इसकी हो सकती हैं। या तो ये है कि हकीकी कब्ज़ा हासिल किया जाए या ये है कि हुक्मी कब्ज़ा हासिल किया जाए। और गोल्ड खरीदने के लिए मामला अगर करेंसी चाहे वो रुपया हो उसके बदले में अगर खरीदा जाए तो ये बेशर्त सिर्फ नहीं है। लेकिन ये चूँकि गोल्ड की खरीदो-फ़रोख्त है करेंसी के बदले में, तो उसमें एक शर्त है। वो ये है कि जब खरीदो-फ़रोख्त हो तो किसी एक चीज़ के ऊपर कब्ज़ा दे दिया जाए। या तो ये है कि गोल्ड कब्ज़े में दे दिया जाए या ये है कि करेंसी उस मजलिस में जिसमें ये सौदा हो रहा है, चाहे ऑनलाइन सौदा हो रहा हो, लेकिन या तो ये है कि करेंसी उनके हवाले कर दी जाए या ये है कि गोल्ड वो उसी मजलिस में कब्ज़े में दे दें। अब आपने जो प्लेटफ़ॉर्म बताया है, उसूली तौर पर तो उस प्लेटफ़ॉर्म को पूरा देखने की ज़रूरत है कि स्टेज 1 के ऊपर जब सेल होती है, तो ऑनलाइन सेल में क्या किसी एक जिहत से कब्ज़ा हो जाता है या नहीं हो जाता? गोल्ड का कब्ज़ा हो जाता है बायर के लिए और या ये कि सेलर जो है वो करेंसी पे कब्ज़ा कर लेता है एट द टाइम ऑफ सेल या नहीं करता। तो एक तो इसको इंश्योर करना ज़रूरी है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब गोल्ड परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद क्या उसका
जैसे आपने बताया कि जो स्टोरेज है वो उसी सेलर के पास होता है। अब सेलर जो है वो कब्ज़े का वकील नहीं हो सकता, बल्कि बल्कि कब्ज़ा जो है वो बायर ने करना है और सेलर कब्ज़े का वकील नहीं हो सकता। ये चीज़ हो सकती है। इस पे वज़ाहत ये हो सकती है कि सेलर जी, असल में ये बोलना भूल गया मैं कि सेलर किसी और एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है, जो वॉल्ट सर्विस देता है, जो स्टोरेज सर्विस देता है, सेलर उसको अपॉइंट करता है, थर्ड पार्टी को। ये बोलना भूल गया था। ठीक है। तो अगर अगर ऐसा है कि सेलर अपॉइंट करता है, तो वो सेलर का वकील हुआ। अपॉइंट बायर करे तो फिर बायर का वकील है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो सेलर करे तो फिर ठीक नहीं है, बल्कि बायर अपॉइंट करे वॉलेट को। जो भी वॉलेट है, अगर उसको बायर अपॉइंट करता है कि भाई तुम मेरी तरफ से सेलर से मेरा सोना वसूल कर लो और वसूल करके मेरी तरफ से कब्जा कर लो, जी। तो फिर तो ठीक है कि बायर का कब्जा आ गया और फिर बायर उसको आगे बेच सकता है। लेकिन अगर सेलर ही इसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो तो सेलर का वकील हो गया। मेरे मेरे तो ख्याल में खुलासा ये है कि इस पूरे मॉडल को समझने की जरूरत। जी, अगर अगर एक ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है कि सेलर बायर जब खरीदने के वक़्त ये एग्रीमेंट होता है कि बायर एक स्टोरेज प्रोवाइडर को अपॉइंट कर रहा है, लेकिन वो सेलर की तरफ से ही तय हुआ हो, लेकिन बायर उसको इजाज़त दे, तो फिर भी इसको स्टडी करना पड़ेगा, आप कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे और थोड़ी-सी रिसर्च करके इंशाल्लाह आपके सामने उसको रखते हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है मार्केट में और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए इस पे सही वज़ाहत चाह रहे थे हम, सही रहनुमाई चाह रहे थे और इसका मतलब ये है कि अभी इस पे ऊपर कोई हम डिसीज़न नहीं ले सकते। थोड़ी-सी और तहकीक कर दें हम, इस पे इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं और इसका इंशाल्लाह जवाब से ले जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब आपके वक़्त के लिए और व्यूअर से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और आइंदा तक जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।